हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एंड इससे पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाए थे दैट इज इकोलॉजी का जो यूनिट था उसे कंप्लीट किया था। सो इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। और मैंने सारी जितनी भी मेरी वीडियोस हैं सारे चैप्टर वाइज मैंने उनका प्लेलिस्ट बना दी है। सो आपको और इजीली मिल जाएगी सारी वीडियोस हर चैप्टर की एंड विद इन 2 to 3 आवर्स में अपन ने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। हाँ, थोड़े बहुत जो बड़े चैप्टर्स हैं इट टुक मी 4 आवर्स टू कंप्लीट, बट वो सारी पार्ट्स में डिवाइडेड है तो तुम लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। सो इस पर्टिकुलर बेसिकली इस चैप्टर में अपन को कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, कैसे ट्रीट होते हैं, किस तरीके के टेस्ट यूज होते हैं वो पढ़ना है। एंड बेसिकली मुझे ये चैप्टर पढ़ाने में और मैं जब नीट के लिए पढ़ती थी तो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है कि इजी भी है एंड ऑल्सो थोड़ा मतलब मेडिकल वाइब्स आता है इससे इस चैप्टर से, है ना। तो इसलिए आज अपन ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें बस अपन को कुछ डिजीजेस के बारे में जानेंगे, जो डिजीजेस वाला पार्ट है सिर्फ उधर तक। ठीक। सो हेल्थ फॉर द लॉन्ग टाइम was considered as a state of the body and a mind where there was a balance of a certain humors। ठीक है, humors is basically a liquid। ठीक, this is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurved system of a medicine asserted। लोगों का कहने का मतलब ये था कि जो ग्रीक्स के जो हिपोक्रेट्स थे और इंडियन आयुर्वेदा है वो हमारे जो ह्यूमर्स थे, जैसे कि जो बॉडी की जो लिक्विड है और बेसिकली बॉडी किस हिसाब से काम कर रही है उसके बेसिस पे हमारे उस टाइम पे हेल्थ को रिकॉग्नाइज किया जाता था। सो इट वाज थॉट दैट the person with the black bile belongs to the hot personality and would have fever। हॉट पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है ओ माय गॉड ही इज सो हॉट वाला या शी इज सो हॉट वाला, वो वाली पर्सनालिटी नहीं। हॉट पर्सनालिटी का मतलब है कि उस भाई साहब को वो पेशेंट है और उसको बुखार चढ़ा है। ठीक है, सो ब्लैक बाइल बेसिकली उनका जो बाइल होता था या ऐसे बोलूं जो उनका ब्लड होता था ना वो थोड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती थी पुराने ज़मानों में तो वो ऐसा बोलते थे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। ठीक है, दिस आइडिया वाज अराइव at by pure reflective thoughts। The discovery of the blood circulation, ये नाम याद रखना किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था ये। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी विलियम हार्वे ने की थी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर hypothesis of the health। So basically जो विलियम हार्वे थे उन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, डेमोन्स्ट्रेशन किया थर्मोमीटर के थ्रू भाई कि ऐसा भी कुछ होता है कि ब्लैक बाइल जिसको हो उसे बुखार हो जाता है। तो उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्लैक बाइल होने से बुखार नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने थर्मोमीटर से प्रॉपरली नापा था। ठीक। So in later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health। So basically बाद में बायोलॉजी ने बोला या अपन एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक जनरली बायोलॉजिस्ट ने बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि भाई हमारा जो माइंड है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये सब मिलके हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर हम दिमाग में बहुत सारी टेंशन रखेंगे, पीस नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है बिकॉज अपन बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में है उस टाइम पे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पागल है वो इंसान। ठीक, अपन बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में, क्योंकि जब अपन मेंटल प्रेशर में रहते हैं तब अपन काम अच्छे से नहीं कर पाते। ओके। ठीक, फिर उसके बाद अपन न्यूरल सिस्टम की बात करें, हमारे जो भी मूवमेंट्स है सब न्यूरली
एकदम कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है? हमें कब हाथ हिलाना है, कब पैर से मूवमेंट करनी है, कब बोलना है, कब आई लिड को कितना मतलब कितने सेकंड्स वो आपके झपकेगी, ये सारी चीज़ें मस्कुलर न्यूरल सिस्टम सब आपस में कोऑर्डिनेटेड है। एंड ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो बाहर से हम कितनी सारी चीज़ें कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ किसी भी तरीके की डस्ट जो है वो हमारे अंदर नोस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाती रहती है। सो ये ऑफ कोर्स सी बात है कि हम हमारी बॉडी में जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स है वो अंदर आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उनसे किस तरीके से लड़ना है हमारी बॉडी को, तो वो इम्यून सिस्टम का काम है। ठीक है? तो इस तरीके से सारे सिस्टम्स मिलके हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। यार आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट तुम लोग पढ़ाने बैठ गए ना तो मुझे मज़ा आ रहा है। तो अब तुम लोग सुनो अच्छे से। सो हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, अब किस-किस तरीके से हेल्थ जो है अफेक्ट हो सकती है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर, infections, and the lifestyle including food and water we take, rest, exercise we give to our body habits, and that we have like और लाइक एटसेट्रा। सो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर, अब हो सकता है किसी भी तरीके की किसी पर्टिकुलर पेशेंट को जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे कि अपन ने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, फिर आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, और अगर अपन और आगे चले जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ जाती है। सो ये बॉर्न डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है? सो ये पेरेंट्स से इनहेरिट कर ली जाती है, या फिर उस पर्टिकुलर बच्चे में जब वो डेवलप हो रहा होता है अपनी मदर के वूम्ब के अंदर, तो हो सकता है कुछ म्यूटेशन उसके बच्चे के अंदर हुआ हो और वो पर्टिकुलर चेंज आया हो, या सेल डिवीजन के दौरान चेंज आया हो, ठीक है? सेल डिवीजन ढंग से ना हो पाया हो, इस वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आई हो। सो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। अब इन्फेक्शंस तो कुछ नहीं है, इन्फेक्शन तो जैसे अपन को सर्दी जुकाम हो जाता है तो अपन को इन्फेक्शन हो गया। वायरल बहुत कॉमनली आजकल फैल रहा है तो वायरल हो गया, ठीक है? मलेरिया, ये सारी चीज़ें क्या है, दीज़ आर द इन्फेक्शंस, अपन को इन्फेक्शंस हो जाते हैं। देन अब तीसरी एक चीज़ लिखिए, लाइफ़स्टाइल। आजकल के ज़माने में वी डोंट हैव अ वेरी गुड लाइफ़स्टाइल। हमारे पास जो भी इवन मैं, इवन आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी के पास भी एक आइडियल लाइफस्टाइल नहीं है। कहने को हम तो बस ऐसा रहता है कि हाँ, हम आज ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, खा लिया, पी लिया, सो लिया, फिर काम कर लिया, पढ़ लिया, बस इतना है, ठीक है? अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा रूटीन इतना टाइट रहता है कि मेरे पास मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? तो मेरा शेड्यूल रहता है, उसमें मैं सोचती हूँ कि हाँ, अब मुझे कभी वॉक के लिए भी जाना चाहिए, एक्सरसाइज के लिए भी जाना चाहिए। अब ऑल्दो मैं निकाल सकती हूँ बट नहीं निकालती। ओके, मैं बकवास कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए। ओके, सो लाइफ़स्टाइल नहीं है हमारी, किसी की भी अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं है। कोई कभी सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, कोई सोता ही नहीं है पूरी रात, कोई दिन में सोता है, जब काम करने का टाइम होता है तब सोते हैं लोग, ठीक है? सो इस तरीके की लाइफ़स्टाइल। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप पानी नहीं पीते हो प्रॉपर, आप खाना नहीं खाते हो प्रॉपर, जिसकी वजह से अब जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं वो रिलेट कर पाएँगे कि उन लोगों को हॉस्टल के मेस का खाना नहीं अच्छा लगता। सो ऑफ कोर्स सी बात है, आप वहाँ पर भी अपने आप को ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, अरे यार मन नहीं कर रहा आज खाने का, आज मैगी बना के खा लेते हैं, आज ये पर्टिकुलर चीज़ बना के खा लेते हैं, या बाहर से ले आते हैं, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है? फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पानी अच्छा नहीं होता, अगर अच्छा भी होता है तो का पानी कम पीते हैं, ठीक है? सो इस तरीके की चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ़ में आजकल बहुत ज़्यादा इनहेरिट कर चुके हैं, क्योंकि टाइम इस तरीके का हो गया है कि वी डोंट नो कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, कब पीना है। हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी और प्रेशराइज़्ड शेड्यूल हो चुके हैं सबके, इवन आप लोगों के भी, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि हमें डेली एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जो आइडियल नींद बोली जाती है, ठीक है? कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ऑल्दो मैं आपको बोल रही हूँ पर मैं खुद ही नहीं पीती। मैं स मिनिमम 3 लीटर, सॉरी मैक्सिमम 3 लीटर। ओके, फूड भी मेस का हो तो क्या हो गया, खाओ प्रॉपर खाओ, अच्छे से खाओ, ठीक है? बाकी अगर जो घर पे रह रहा है, वो भी अच्छे से खाओ यार।
क्या ज़रूरत है? तो अपनी लाइफ मेंटेन करके रखो। अगर नहीं रखोगे मेंटेन तो बेफ़ालतू की बीमारियाँ आपको जकड़ेंगी। ओके, बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्किप टू द टॉपिक। ओके, सो द टर्म हेल्थ, अब हेल्थ का बेसिकली मतलब क्या है? अब सबकी हेल्थ अच्छी ही होनी चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप डिज़ीज़्ड हो तभी मतलब जब आप बिस्तर पे पड़े हो, जब आप मतलब बुखार हो या फिर मतलब इस तरह की कंडीशन हो, जब आप बेड से ना उठ पाओ, तो वही डिज़ीज़ वही एक अनहेल्दी पर्सन है। नहीं, वो हर एक व्यक्ति जो अपनी डेली रूटीन को मेंटेन नहीं रखता, वो एक हर एक व्यक्ति जो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ रखता है अपने आप को, कोई डिप्रेस्ड रहता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। इस तरीके की अगर कंडीशंस आती हैं, तो भी हम उसे बोलते हैं कि ये हेल्दी नहीं है। So the term health is very frequently used by everybody. हेल्थ डज़ नॉट सिंपली मीन्स द एब्सेंस ऑफ द डिजीज़, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बोला, और फिज़िकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज़ अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। आप किस तरीके से आप आस-पास अपने लोगों से बात कर रहे हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपका सोशल लाइफ कैसी है, ठीक है? वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको हेल्दी रखने का, ठीक है? सो व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट द वर्क। अब आप लोगों ने बचपन में स्वास्थ्य के ऊपर बहुत निबंध लिखे होंगे हिंदी के। सो बेसिकली अपन हमें बोलते थे, अगर हम मैंने अपने टाइम पे याद किया था तो मुझे वो अभी तक याद है वो लाइन, कि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। इस तरीके का कुछ लाइन थी। सो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर तुम डिजीज़्ड पड़े रहोगे, अनहेल्दी रहोगे, तुम्हारे ऊपर 50 टेंशन रहेगी, तुम मेंटली काम नहीं रहोगे, तुम्हें सोशल प्रेशर भी बहुत रहेगा, तो तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। तुम एक चीज़ को 100 बार सोचोगे करने के लिए, ठीक है? अब अगर तुम बीमार ही हो गए, मतलब सपोज़ करो तुम्हें कोई इन्फेक्शन ही हो गया, तो तुम वैसे ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? सो द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब ऑफ कोर्स सी बात है, अगर जैसे अभी तो चलो अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो इकोनॉमिक का तो अपन छोड़ दें, बट जैसे कि अगर जब अपन आगे चल के काम करेंगे, अपन जब प्रोफेशनल डॉक्टर्स बन जाएंगे, तो वहां पर तो आपको मरीजों को ट्रीट करना है। आप खुद मरीज बन के नहीं घूम सकते हो, मरीज इन द सेंस सब तरीके से। आप मेंटली प्रेशराइज नहीं रख सकते हो अपने आप को, ठीक है? आप वीक नहीं हो सकते हो, आप किसी भी तरीके से डिज़ीज़ नहीं हो सकते हो, ठीक है? अगर है भी तो दिखाना नहीं है, क्योंकि आपको काम करना है, उसी काम से आपको पैसा भी कमाना है। एट लास्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमें अच्छी पढ़ाई मिले। हम नीट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, हमें हमको एमबीबीएस डिग्री मिले, या अगर चलो कोई और सी भी डिग्री मिल रही है, तो हमें वो डिग्री मिले, हम वो पढ़ें एंड एट लास्ट हम अच्छे से कमाएँ और अपने स्टेटस को और आगे बढ़ाएँ, ठीक है? सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी उतनी ही ज़रूरी है आजकल के टाइम में। सो हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज़ेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट इन द मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है? सो बेसिकली हेल्थ अगर अच्छी होगी, तो वो पीपल को ज़्यादा दिन तक रहने का भी इंतज़ाम करके जाती है। मतलब जो अभी रिसेंट में ही आर्टिकल आया था एक न्यूज़पेपर में, जिसमें अमेरिका की सबसे ज़्यादा पुरानी मतलब जीने वाली 2 दादी, अभी-अभी उनकी डेथ हुई है। शायद उनकी एज अप्रॉक्सिमेटली मुझे याद तो नहीं है, बट 108 एंड 105 थी, ठीक है? 2 बहनें थी ये। सो आप जितना ज़्यादा हेल्दी रहोगे, उतना ज़्यादा आप लंबा जी पाओगे, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स सी बात है, अगर आप हेल्दी हो, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हेल्दी है और उसकी अच्छे से केयर की जा रही है हर तरीके से, मेंटली, फिज़िकली, सब तरीके से, तो वो एक हेल्दी बेबी को बॉर्न करेगी और उसकी भी लाइफ़ पर भी खतरा नहीं आएगा। अब बैलेंस डाइट की अपन बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। सो मुझे नहीं लगता कि इनमें से मतलब होंगे कई लोग, बट हार्डली 10% होंगे जो इस तरीके का शेड्यूल फॉलो करते होंगे। सो योगा हैज़ बीन अ प्रैक्टिस सिंस द टाइम इमॉर्टल टू अचीव द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, योगा बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक आपको काम करती है, प्लस
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो मैं तो बोलूँगी कि भाई एक बार तो मेडिटेशन भले ही 5 मिनट के लिए करो, नीट की प्रिपरेशन करो तो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम वो चीज़ करो, ठीक है? सो अवेयरनेस अबाउट द डिज़ीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ bodily फंक्शन। वैक्सीनेशन, अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जस्ट तुरंत बाद ही हम वैक्सीनेशंस देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? क्यों? जो भी हमारी और हार्मफुल डिज़ीज़ेज़ है बच्चों को जल्दी ना पकड़े, और इन फ्यूचर अगर पकड़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, ठीक है? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, कंट्रोल ऑफ द वैक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन। वैक्टर्स जैसे कि मॉस्किटोज, जो कि आपके मलेरिया जैसे डिजीजेस को फैलाने में काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन इन फूड एंड वाटर, अब कहीं से भी अपन कुछ भी खा लेते हैं, पानी अगर कैसा भी पी लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो रिसोर्स आर द नेसेसरी फॉर अचीविंग द गुड हेल्थ, ओके? नाउ व्हाट व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर organs or system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy and we have a disease। अब ऐसा होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा जो हमारे ऑर्गन है या सिस्टम है वो अगर किसी भी तरीके से अ, अलग तरीके से, मतलब जो उनका नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग है उससे थोड़ा सा डिफर फंक्शन करने लग जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आदमी है ये डिजीज्ड है, ये पेशेंट है किसी चीज का, ठीक है? सो डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में हम डिजीज को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इन्फेक्शियस वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका कोल्ड हो गया, ठीक है? एचआईवी हो गया, टीबी हो गया, इस तरीके की कैसी डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज है। वहीं पे अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करूं तो कैंसर, ठीक है? जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं इनके पेशेंट। सो कैंसर हो गया, ठीक? या फिर किसी भी तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक? सो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाते हैं। सो डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर आर कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज, एंड इन्फेक्शन डिजीज आर मोर कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस हैज सफर ऑफ दी सम और सम टाइम और द अदर। ऑफ कोर्स, ये बात है, हम सबको सर्दी जुकाम खांसी ये सब होता है, वायरल फीवर हो जाता है, ठीक है? तो वो भी इसी में ही आता है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि आपके एड्स जो है वो फेटल भी होता है, एचआईवी एड्स, ठीक है? जानलेवा होता है। अब अमंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर मोर इफेक्टिव, ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ऑफ कोर्स, ये बात है, कई लोग कई तरीके के नशे करते हैं, ठीक है? तो उससे भी सबसे मेजरली अल्कोहल और टोबैको जो अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। सो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस केस में लिवर, अल्कोहल के केस में लिवर, टोबैको से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अल्कोहल से लिवर डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इधर भी हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट होती है। अब कुछ तो कॉमनली डिजीजेज़ हैं हमारे ह्यूमन्स के। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलॉन्गिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द फंगाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस एटसेट्रा कुड कॉज डिजीजेस इन द मेन, ठीक है? अब बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, हेलमिंथेस हो गए, सारी की सारी आपके मेन में डिजीज कॉज कराते हैं। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। जो भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कराएगा उसे हम पैथोजन बोलेंगे। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देम। वही, या तो अंदर या तो बाहर रह के, या तो एंडो पैरासाइट बन के या तो एक्टो पैरासाइट बन के वो आपको हार्म करेंगे। सो द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, बहुत अलग अलग तरीकों से वो आपके अंदर आ सकता है, मल्टीप्लाई करता है एंड इंटरफेयर करता है हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, जो भी हम नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके साथ, रिजल्टिंग इन अ मॉर्फोलॉजिकल एंड द फंक्शनल डैमेज, जिसकी वजह से आपको मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज भी होता है। अब जैसे कि अगर अपन बात करें इन द केस ऑफ द चिकन पॉक्स, तो वहाँ पे आपको दाने-दाने देखने को मिल जाते हैं पूरे शरीर पे। सो देयर आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है? फंक्शनल डैमेजेस भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है? सो फंक्शनल डैमेजेस इन द सेंस कि कोई ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर दिया या उसने कम कर दिया, ठीक है? सो इस तरीके से। सो पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट
अब वही वाली बात हो गई, इवोल्यूशन, को-इवोल्यूशन, ठीक है? अगर होस्ट इवॉल्व करेगा तो पैथोजन को भी अपने आप को होना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजन दैट एंटर्स द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट अ लो पीएच एंड रेजिस्टेंस इन द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। जो तुम लोगों ने सुना होगा पेट में कीड़े पड़ जाना, ठीक है? मतलब इंटेस्टाइन में, वो स्टमक वाला पेट नहीं, ठीक है? तो वहाँ पर इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ जाना, ठीक है? तो वो कीड़े बेसिकली कुछ नहीं है, आपके ये टेप वर्म वगैरह ही होते हैं, ठीक है? लिवर फ्लूक्स वगैरह ही होते हैं। तो अब ये जब क्रॉस करते हैं, अब ये ब्लड के थ्रू तो नहीं जाते हैं अंदर, ठीक है? किसी इन मॉस्किटो वगैरह के अंदर मॉस्किटो ने डंक किया और हमारे अंदर चले गए, वो तो ऐसा तो नहीं होता। ये किसी फूड के थ्रू, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होते हैं उनके थ्रू ही जाते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे पहले एसिडिक पीएच में जाएगा। तो ये जो पैथोजेंस हैं, ये जो हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतने लीस्ट एसिड वाले एसिडिक में, मतलब लीस्ट एसिड इन द सेंस लीस्ट पीएच वाले एसिडिक में, एसिडिक एनवायरनमेंट में जा सके और वहाँ पे सर्वाइव कर सके और फिर उसको क्रॉस करके इंटेस्टाइन में जा सके, ठीक है? सो फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म disease are along with the disease caused by them. So preventive and control measure against the disease in general are also ब्रीफली डिस्क्राइब। अब सबसे पहले आता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज द सैल्मोनेला टाइफी। नाम रट लो, सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या कॉज करता है, नाम से समझ में आ रहा है, टाइफी। टाइफी कॉज करता है टाइफॉइड, ठीक है? क्या कॉज करता है, टाइफॉइड। अब इसके पीछे कहानी है कि एक आगे देखने को मिल जाएगी कि एक मैरी मेलन नाम की एक लेडी थी, जिस जो कि कैरियर थी, मतलब उसको खुद को कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स नहीं दिखते थे, बट शी वाज अ कैरियर ऑफ द सैल्मोनेला टाइफी। और वो जहाँ जहाँ खाना बनाने जाती थी, शी वाज अ कुक, तो वो जहाँ जहाँ खाना बनाना चाहती जाती थी वहां पर जो लोग थे वो मरने लग जाते थे, या तबीयत खराब होने लग जाती थी, सॉरी। तो उस वो एज़ अ श्रापित लेडी मानी जाती थी। तो वो और गुस्से में उसको गाँव से निकाल दिया जाता था। वो जहाँ-जहाँ जाती थी वहाँ पे यही सब होता था। ठीक है? तो उसके नाम पे ये मतलब उसी से डिस्कवरी हुई है इस टाइफाइड की, इसलिए उसको ये कहानी सुनाई गई है एनसीईआरटी में, कोई मतलब की नहीं है, मत ध्यान रखना। Typhoid fever in a human beings. These pathogens generally enter the small intestine through the food or the water. Of course, ये बात है, सैल्मोनेला टाइफी जो है ये हमारे कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, किसी भी वेक्टर के थ्रू एंटर नहीं करते, ठीक है? अब इनके अगर जब आप बात करोगे इनके साइन्स की, इनके सिम्पटम्स की, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको टाइफाइड है। सो बेसिकली यहाँ पर हाई फीवर रहता है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है, लाइक 102 104 तक रेज करता है फीवर, ठीक है? सो 39 फ़ारेनहाइट की बात करिए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में रखा है, 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस रहती है बहुत ज़्यादा, स्टमक पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है, ठीक है? एंड सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। नाउ इंटेस्टाइनल परफोरेशन अगर हो गया कुछ केसेस में, तो उससे डेथ भी हो जाती है सीवियर केसेस में, ठीक है? टाइफाइड को आपको अगर कंफर्म करना है तो आप विडाल टेस्ट से कंफर्म करोगे। किससे? विडाल टेस्ट से करोगे। तो ये याद रखना है कि टाइफाइड किससे होता है, पहली बात सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ये याद रखना है। दूसरी बात, इसके सिम्पटम्स क्या है? सो हाई फीवर है, वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ठीक है? मतलब भूख कम हो जाना। अगर सीवियर केस होगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा और उस केस में डेथ भी हो जाती है। आप पता कैसे करोगे कि टाइफाइड है? सो विडाल टेस्ट करते हैं अपन, ठीक है? क्या करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक? A classic case in the medicine that Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by the profession and was a typhoid carrier into the continue to spread typhoid for the several years for the food she prepared. अब next bacterial disease आ जाती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या इस एक और आता है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों ही निमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। नाम से समझ में आ जाएगा, निमोनिया का निमोनिया। अब ये निमोनिया जो है बेसिकली जो हमारे एल्वेओलाइज रहते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वेओलाई रहते हैं, उसके अंदर फ्लूइड
फिल्ड हो जाता है, ठीक है? उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रह जाता है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है? एंड इसकी वजह से रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसमें भी आपको फीवर आएगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे ठंड देके बुखार आता है विथ चिल्स, ठीक है? फिर उसके बाद कफ भी होगा, ठीक है? कफ भी होगा। स्पेलिंग उल्टी लिख दी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके। कफ भी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सर दर्द भी होगा। सर दर्द तो ऐसा हो गया है कि नॉर्मली सबको ही होता है, ठीक है? सो फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ठीक है? इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड द फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। कई बार अगर आपके घर में किसी पेशेंट को हुआ होगा या कोई आपके किसी मेंबर को, घर के मेंबर को हुआ होगा, तो उन लोगों ने बोला होगा कि अरे यार नीले पड़ गए, ठीक है? या आई डोंट नो 10th में है वो स्टोरी या 12th में स्टोरी, मैपल करके कोई स्टोरी थी इंग्लिश में। सो वहाँ पर वो जो लास्ट लीफ ऑफ द मैपल करके स्टोरी थी, तो उसमें वो लड़की बोलती है कि जब तक ये लास्ट लीफ रहेगी मैपल की, तब तक मैं ज़िंदा रहूँगी करके था। तो उसका जो भाई था या बहन थी, पता नहीं कौन, वो उस जो पूरा का पूरा पेड़ जो था वो पूरा सूख चुका था, सिर्फ एक पत्ती बची थी इस मैपल ट्री पे, तो वो भी झड़ गई थी। तो वो उसकी बहन ने नोटिस किया था एंड उसकी बहन जो थी वो पूरी रात सर्दी में खड़े होके उसने वो बनाई एंड एट लास्ट उसको निमोनिया हो गया और शी टर्न्स इनटू द ब्लू कलर और वो वहीं पे मर गई, ठीक है? सो ये पूरी कुछ स्टोरी थी ऐसी ही, तुम्हें याद करने के लिए मैंने बताया कि ब्लू कलर याद रख लेना इस तरीके से, ठीक है? अब अ हेल्दी पर्सन एक्वायर, अब यहाँ पे फिंगर नेल्स और लिप्स पे ब्लू कलर आता है, ठीक है? ये चीज याद रखना। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ द एरोजोल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन्स और इवन बाय शेयरिंग अ ग्लासेस विद द यूटेंसिल विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन का पानी, झूठा पानी पी लिया या उसके झूठे बर्तन इस्तेमाल कर लिए जिसको निमोनिया था, तो आपको हो जाएगा। या फिर कुछ भी ऐसा सामान जो उस पर्सन ने यूज किया था, या उसने जब उसने छींका होगा तो उसने मास्क नहीं लगाया होगा, तो हो सकता है उसकी जो ड्रॉपलेट्स थी किसी आर्टिकल पे गिर गई और वो जो आर्टिकल है आपने छू लिया हो, तो उससे भी निमोनिया कॉज हो जाता है, ठीक है? बाकी के जो डिजीजेज है जैसे कि डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीजेज है। ये पहले एनसीईआरटी में नहीं था, अभी है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया, ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीजेज है। हो सकता है नॉर्मली पूछ ले कि इनमें से कितनी बैक्टीरियल डिजीजेज है या कितनी वायरल डिजीजेज है, तो आपको पता होना चाहिए। सो डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। अब आते हैं हमारे तीसरे पे, दैट इज यहाँ पर अब हमें वायरल डिजीज के बारे में पढ़ना है। सो मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है? सो बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो हमारे ह्यूमन बींग में डिजीज कॉज करते हैं। सबसे तो इससे तो सभी पीड़ित होंगे एक ना एक बार, कभी ना कभी। कॉमन कोल्ड, ठीक है? सर्दी, खांसी, जुकाम, ठीक है? जिसमें बॉडी एकदम टूट के बिखर जाती है। फिर उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, कई बार बुखार भी देखने को मिलता है जिसको, मतलब वो बुखार इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता, 100 फ़ारेनहाइट तक होता है एंड हरारत जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है? रनिंग नोज़ होगी और सर दर्द होगा, फटीगनेस होगी, वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद अगर अपन बात करें निमोनिया और कॉमन कोल्ड को डिफ़रेंस करने की, कि कफ यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, कफ निमोनिया में भी प्रेजेंट होता है, फीवर यहाँ पे भी आता है, निमोनिया में भी आता है, ठीक है? कई बार कॉमन कोल्ड में भी हल्का कंपन या हल्की ठंड लगती है, ठीक है? सो इन दोनों को डिफरेंस का एक ही तरीका है कि निमोनिया में फ्लूइड भर जाता है एल्वेलाई में और ये हमारे लंग्स को इन्वॉल्व कर लेता है, वहीं पे कॉमन कोल्ड सिर्फ आपके अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में ही रहेगा, वहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है? सो दे इन्फेक्ट द नोज़ एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, ठीक है? द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्ननेस, कफ, हेडेक, ठीक है? गला भी भारी हो जाता है, अजीब सी आवाज़ हो जाती है, ठीक है? उसको बोल रहे हैं।
etc., which usually last for 3 to 7 days. Droplets resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled by, उसी तरीके से जिस तरीके से आपके निमोनिया स्प्रेड होता है उसी तरीके से कॉमन कोल्ड होगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, अगर आप उसके बगल में बैठ गए, किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है तो आपको भी हो ही जाता है, ट्रांसमिटेबल है, आपने देखा ही है, ठीक है। पेन्स, बुक, कप्स, कुछ भी, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स और द माउस एंड cause infections in a healthy person. ओके, अब आता है मलेरिया पे ना। मलेरिया इज समथिंग कि आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक एक टाइम पर बहुत ज़्यादा डेडली भी मानी जाती थी डिजीज़, और इसमें पूरी जो लाइफ साइकिल है ना वो ध्यान से पढ़नी है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स टू, अपन ने दो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी, एक वायर दो सॉरी दो बैक्टीरियल एक वायरल, अब एक प्रोटोजोन से कॉज करने वाली, तो वो है मलेरिया। A disease men have been fighting since many years। प्लाज्मोडियम जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोन का सॉरी प्रोटोजोन है जो कि मलेरिया क्रॉस करता है। सो अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। अब डिफरेंट स्पीशीज है जैसे प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। सो ये बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज करने के, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया ऑफ दीज। एक होता है मेलिग्नेंट मलेरिया जो कि कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, और ये बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये पूछी जा चुकी है। सो मेलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, और ये सबसे ज्यादा सीरियस है और जानलेवा भी है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है एनोफिलीज की। तो अगर मैं इसे बहुत सिंपल और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले अगर फिगर को ही देखोगे तो सबसे पहले जो मॉस्किटो है, अब इस मॉस्किटो के अंदर ऑलरेडी आपके प्रोटोजोन भरे हैं, मतलब प्लाज्मोडियम भरा हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही आपकी, और ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये स्पोरोजोइट वाले स्टेज में होता है, तो ये याद रखना है कि स्पोरोजोइट के स्टेज में वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। सो जैसे ही मॉस्किटो डंक मारेगा तो जो उसके स्पोरोजोइट्स जो उसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं वो निकल के हमारी ब्लड के साथ मिल जाएंगे, ब्लड में एंटर कर जाएंगे। अब सीधा वो ब्लड में से वो कहाँ चले जाएंगे, सीधा लिवर में जाएंगे, और वहां पर जाके वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद वो वहां से निकल के ब्लड में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्लड से जैसे ब्लड के कहानी की तरह समझ सुनते जाओ, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड में आएंगे ये जो स्पोरोजोइट थे, अब ये आरबीसी के अंदर घुस के मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही आरबीसी के अंदर घुसेंगे और वहां पर मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे, तो जैसे ही इनका नंबर बढ़ेगा, इनके नंबर बढ़ने से आरबीसी जो है वो रप्चर हो जाएगी, और इसके रप्चर होने से दो चीजें होंगी, एक तो ये जो इतने नंबर में जो आपके स्पोरोजोइट्स आए थे ये बाहर आ जाएंगे प्लाज्मा में, और दूसरी चीज क्या होगी, एक हीमोजोइन नाम का प्रोटीन रिलीज होगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द फीवर, ठीक है, मलेरिया में ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फीवर के लिए, और ये हर एक इंटरवल में होगा, ठीक है। इस वजह से ही अपन बोलते हैं कि ये चीज जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होगी। तो मलेरिया में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि दिन में बुखार, मतलब बुखार कब सबसे ज्यादा चढ़ता है, तो वो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि शाम को सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सो उस टाइम पे इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल जो है, जो एसेक्सुअली वो डिवाइड कर रहा था, अब आरबीसी में घुस गया है, और अब आरबीसी में घुस के वो आरबीसी को रप्चर करके हीमोजोइन रिलीज करवा रहा है, ठीक है। सो अब जैसे ही ये जो रप्चर्ड आपके ये पैरासाइट जो थे, ये स्पोरोजोइट्स जो थे, जैसे ही ब्लड में आ जाएंगे वो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब इनमें से कुछ जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, एक फीमेल गैमीट बन जाएगा और मेल गैमीट बन जाएगा। अब यहाँ तक बस, जैसे ही गैमीट बना यहाँ तक की लाइफ साइकिल खत्म हो गई, किसमें, मेन में, ह्यूमन में। अब जैसे ही कोई इन्फेक्टेड तो नहीं, जैसे ही कोई आपका फीमेल मॉस्किटो आई
और उसने इस इन्फेक्टेड पेशेंट को के ब्लड को सक किया, तो उसके अंदर ये गैमीट्स चले गए। अब जैसे ही ये गैमीट्स उसके अंदर जाएंगे, वो सीधा जाएंगे कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, जहाँ पर जाके वो क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। एंड जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गट में, वहां पर से मूव करके वो जो एग सॉरी वो जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो चला जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में, जहाँ पर वो स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, सो ये पूरी कहानी की तरह पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। अब सबसे पहले मॉस्किटो एंटर किया, सो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इन्फेक्टेड विद द बाइट। अब क्या हुआ? पैरासाइट कहाँ गए? लिवर में गए थ्रू द ब्लड। फिर उसके बाद क्या हुआ? पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल। ठीक है, लिवर सेल में पहले उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर उसके बाद वो ब्लड में चले गए। उसके बाद फिर वो जब ब्लड में गए, तो वहां पर भी उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और फिर रेड सेल को बर्स्ट करके बाहर आ गए, जिसकी वजह से साइकिल्स ऑफ फीवर आई एंड दूसरे अदर सिम्टम्स भी देखने को मिले। रिलीज पैरासाइट्स इन, और दूसरे, जैसे ही ये स्पोरोजोइट्स बाहर निकले, अब ये दूसरी आरबीसी में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके कुछ स्पोरोजोइट्स जो है वो सेक्सुअल स्टेज में चले जाएंगे, यानी कि गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे रेड ब्लड सेल के अंदर ही। तो ये याद रखना है, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? आरबीसी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, नाउ अब उसके बाद ये आरबीसी जो सॉरी ये जो गैमेटोसाइट्स है, ये हमारा मॉस्किटो जो होगा वो ब्लड सक करेगा, तो उनके साथ गट में चला जाएगा। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट विद द मील, एंड यहाँ पे गट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जाइगोट होगा वो मूव करेगा मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, और रेडी हो जाएगा दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए। यही सब यहाँ पे पूरा पैरा में लिखा है। सो लेट अस नाउ टेक अ ग्लांस ऑफ द साइकिल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द एज अ स्पोरोजोइट, इन्फेक्शियस फॉर्म में, याद रखना। ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ अ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। कौन वेक्टर है? एनोफिली मॉस्किटो है। नाउ द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल एंड देन अटैक द आरबीसीज। ठीक है, रिजल्टिंग देयर रप्चर। द रप्चर ऑफ द आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मैंने बताया हीमोजोइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड द हाई फीवर। ठीक है, चिल्स और हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 to 4 days में रिकवर होता है। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasite enters the mosquito body and undergo further development, जो कि अपन ने वहाँ पे देखा। The parasite multiply within them to form a sporozoite that are stored in the salivary gland. When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced in his or her body, thereby initiating the event mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite required two hosts, कौन से? एक human और दूसरा anopheles mosquito, to complete their life cycle. The female anopheles is the vector too, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो भी। ठीक, आई होप ये मलेरिया की लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने सेकंड, दैट इज द एंटामीबा हिस्टोलेटिका। अब ये भी एक प्रोटोजोन है। अब ये क्या करता है? ये अमीबियासिस कॉज करता है। एंड अमीबा, अमीबा है ना, अमीबियासिस कॉज करेगा या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करेगा। अब ये बेसिकली आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इनके कैरियर कौन है? ट्रांसमिट कौन करता है? तो हाउस फ्लाइज जो है इनके मैकेनिकल कैरियर है, जो गंदे गंदे आपके एक्सक्रीटा पे बैठ के फिर दूसरे फूड पर बैठते हैं। तो वो अगर आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर खा पीते हो या खाते हो, तो वहां से आपको ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपके अंदर आ जाता है, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस टू द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड, एज आई हैव सेड, and food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of the infection, वही जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब आ जाते हैं एस्केरिस के बारे में। अब एस्केरिस के ही नाम से इसकी डिजीज है एस एस्केरियासिस। ठीक है, ये बेसिकली कॉमन राउंड वॉर्म है। वो कैरिया भी इसको कॉज करता है, जो कि फिलेरियल वॉर्म है।
सॉरी, एस्केरिस, कॉमन राउंड वॉर्म, वुकेरिया और फिलेरियल वॉर्म, ये कुछ हेलमिंथीज है जो कि पैथोजेनिक होते हैं मेन के लिए। एस्केरिस जो है वो एस्कैरियासिस कॉज करता है, एंड इसके सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, अनीमिया, खून की कमी, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। ऑफ कोर्स सी बात है, कोई वॉर्म अगर पेट में प्रेजेंट होगा तो इंटेस्टाइन तो ब्लॉक हो गई ना, तो इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज भी देखने को मिलेगा। Eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected। अब क्या होता है, जो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहता है इस कैरिस से, अगर उसके एक्सक्रीटा को ऑब्जर्व किया जाएगा या एग्जामिन किया जाएगा तो उसमें एस्कैरिस के एग्स भी पाए जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस, एक्चुअली ये पहले बहुत ज़्यादा होती थी बीमारी, क्योंकि पहले के टाइम पे वी डोंट हैव प्रॉपर वॉशरूम्स, ठीक है? उनको डिस्पोज करने के लिए, एक्सक्रेटर को प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, तो हम खेतों में जाते थे, ठीक है? सो उस वजह से क्या होता था, अगर किसी पर्सन को एस्कैरियासिस होता था तो वो डिस्पोज नहीं होता था, एंड उसके वो फीकल मैटर के ऊपर पूरा आपका हाउस फ्लाइज वगैरह जो है वो अब कंटामिनेट हो जाती थी, और वही हाउस फ्लाइज आके फूड और वाटर को कंटामिनेट कर, मतलब हाउस फ्लाई जो है फूड को कंटामिनेट करती थी, और इन्हीं की वजह से अगर वाटर उस पर्टिकुलर एरिया से पास आउट हो रहा है तो वो वाटर भी कंटामिनेट हो जाता था। तो जिस वजह से कंटामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से एस्कैरिस के जो एग्स हैं वो दूसरे हेल्दी पेशेंट के बॉडी में जाते थे, एंड वहां पर वो डिजीज कॉज करते थे, ठीक है? वहां पे वो एस्कैरिस के एग पूरे पूरे रप्चर होते थे, पूरा स्कैरस बनता था और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो रहता था। बेसिकली इसकी अच्छी खासी लाइफ साइकिल है, उसमें मत जाना प्लीज़, क्योंकि कोई मतलब की नहीं है, कोई सेंस की नहीं है। नीट में कोई आपसे नहीं पूछने वाला ये एस्कैरिस के होस्ट क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं पूछने वाला। बस आपसे इतना पूछेंगे एस्कैरियासिस किससे कॉज़ होती है, इसके मेन सिम्पटम्स क्या है, बस इतना ही पूछने वाले हैं। एंड इवन आपके 12th में भी नहीं पूछ रहे। तो वो जो कुछ, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपने वाहवाही के चक्कर में बड़े-बड़े एक्स्ट्रा नॉलेज डाल देते हैं, कि भाई इधर ये हमारे पास ये पूरा लाइफ साइकिल है, इसको भी याद कर लो, इसको भी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर नहीं पता होता कि क्या करना है, क्योंकि सेम गलती मैं कर चुकी, तो आप लोग मत करना, ठीक है? ओके। So the eggs parasite are excreted along the feces of the infected person, which contaminates soil, water, or the plants. A healthy person acquire the infections through the contaminated water, vegetable and fruits, etc. मैंने इतनी पूरी कहानी बताई है, याद रह जानी चाहिए, ठीक है? अब आते हैं दूसरे राउंड वॉर्म, सॉरी दूसरे वॉर्म पे, दैट इज दी हेलमिंथिक्स पे, दैट इज वुकेरिया। अब वुकेरिया, ब्रोंकास्पाई और मलाए, ये फिलेरियल वॉर्म है, ठीक है, जो कि फिलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस कॉज करता है। अब एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हाथी पाँव। नॉर्मली तुम लोगों ने सुना होगा कि मतलब पुराने टाइम में भी ये भी पुराने टाइम की डिजीज है, अब नहीं देखने को मिलती इस तरीके की। अगर देखने को भी मिलती है तो गांव खेड़े वाले एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, वैसे नहीं देखने को मिलती। सो इस एरिया में बेसिक इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी लिम्फ नोड्स रहती है ना, उस वाले एरिया में जाकर बेसिकली जो लिम्फ वेसल्स रहती है वहां जाके ये जो वोकैरिया है ग्रो करता है, जिसकी वजह से बहुत हेवी स्वेलिंग देखने को मिलती है उस पर्टिकुलर एरिया की, जहां जिस लिम्फ वेसल में वो ग्रो कर रहा है, ठीक है? सो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ऑर्गन का, इन विच दे लिव फॉर मेनी इयर्स, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्फ। उनको इनकी कंफर्ट प्लेस कौन सी होती है? लोअर लिम्फ की लिम्फेटिक वेसल। एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, ठीक है? द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड। अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखोगे तो इसका जेनाइटल वाला एरिया प्लस इसका लोअर लिम्ब दूसरा वाला अफेक्टेड है। इसका जो पैर है और मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि हाथी जैसा पैर है, सो इसे हिंदी में से मन हाथी पाँव भी बोल देते हैं। सो द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू अ बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन ट्रांसमिट करता है इनको? इनको ट्रांसमिट करते हैं फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, कौन? वुकेरिया, ठीक है? अब आते हैं अपने
फंगाई वाली डिजीज पे। सो ये जो डिजीज है नॉर्मली देखने को मिल जाती है, बहुत कॉमन होती है कि रिंग वॉर्म वाली डिजीज जो है, ठीक है, ऐड भी बहुत आते हैं। तो फंगस से रिलेटेड जो आपके ये 3 नाम हैं जेनेरा, ये याद रख लो, ये पूछते ही पूछते हैं, ठीक है? सो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। एक बार और बोलो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रिंग वॉर्म्स के लिए, जो कि कॉमन इन्फेक्शन कॉज करता है मेन में। एन अपीयरेंस ऑफ अ ड्राई स्केली लीजन। नॉर्मली अगर जैसे डैंड्रफ जो होते हैं ना, वो भी समवॉट फंग अगर तुम्हें इमेजिन करना है तो डैंड्रफ को इमेजिन कर लो। तो जब भी जैसे कुछ सूखा-सूखा सा लगने लगता है ना, या ऐसे मैं बोलूँ और तुम्हें कैसे इमेजिन करवा दूँ? हाँ, डैंड्रफ भी छोड़ो, अगर अभी जैसे जो मौसम चल रहा है, अगर तुम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे, क्रीम नहीं लगाओगे, तो तुम्हारी स्किन कैसी रफ सी हो जाती है, स्केली लेजन जैसी हो जाती है। अगर तुम उस पे लाइन बनाओगे तो आराम से ड्रॉ हो जाती है। सो इस तरीके की स्केली लेजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? ड्राई रहते हैं बहुत। वेरियस बॉडी पार्ट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेंगे? स्किन पे, नेल्स पे, स्कैल्प पे नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। मेन सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज़ेज़ हैं। The disease are accompanied by the intense itching। अब जिस एरिया में फंगस ग्रो करता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, ठीक है? हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगाई टू ग्रो। जहाँ पर भी हीट होगी और मॉइस्चर होगा, फंगस वहाँ ग्रो करेगा। ये तो नॉर्मली अपन ने जब प्लांट किंगडम पढ़ा था तो वहाँ पता है। विच हेल्प देम टू ड्राइव द स्किन फोल्ड सच एज those in the groin or between the toes। Groin regions are those between like your thighs वाला part, ठीक है, ये वाला, ठीक। और टोज तो आपको पता ही है, अगर हमारा टो है तो इस वाले एरिया में, ठीक है। सो उधर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सो रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स, इवन द कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब वही बात रखिए यहाँ पे कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। यूजुअली लोग बाग नहीं करते हैं, ठीक है। पब्लिक हाइजीन इज लाइक हमें क्या करना, हम हमारा काम तो हो गया वाली बात रहती है। सो यू हैव टू मेंटेन द पब्लिक हाइजीन टू, uh, is very important for the prevention and the control of the in many infection diseases। Measures for the personal hygiene include keeping the body clean। आपको डेली नहाना चाहिए, अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, फूड वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। पब्लिक हाइजीन जैसे कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड एक्सक्रीडा, periodic cleaning and the disinfections of the waste reservoirs, pools, cesspool, tanks, observing standard practices for the hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water, such as typhoid, amoebiasis, and ascariasis. In case of the airborne diseases such as pneumonia and common cold, in addition to above measure, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब वही, अगर जैसे कोई ऐसी डिजीज है जो कि फूड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है, तो हमें वो चीज़ नहीं होने देनी चाहिए, ठीक है, उसे प्रिवेंट करना चाहिए। अब अगर ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है, तो हमें उस पर्टिकुलर पेशेंट जो कि जिसको है वो, तो उसको बोलना चाहिए कि हम भाई मास्क लगा ले, अपने पास प्रॉपर हैंकरशिप रखो, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो ताकि आपको ना हो जाए, ठीक है। अब कुछ मलेरिया और फिलेरियासिस जैसी बीमारी है जिसमें मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं, तो वहां पे मॉस्किटो की ब्रीडिंग कंट्रोल कर दो, ठीक है। सो दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वैक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेजर्स टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वैक्टर, ठीक है, एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, या फिर उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, जैसे कि नॉर्मली पानी में ब्रीड करते हैं, एग फर्टिलाइज उनका वो पानी में होता है। बोलते हैं ना कि पानी नहीं जमा करना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि उससे मच्छर पनपते हैं। सो बेसिकली वो पानी का सोर्स ही खत्म कर दो जहाँ पे मच्छर पनपे हैं।
ठीक। So this can be achieved by avoiding stagnations of the water in and around this residential area, regular cleaning of the household coolers, use of mosquito nets, of course से बात है, introducing fishes। अब यहाँ पे ये जो गैम्ब्यूजिया का नाम है ना, ये याद रखना कि आप गैम्ब्यूजिया को पॉन्ड में उतार दो तो शी विल ईट ऑल द मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दो डिचेस में, ठीक है, गड्ढों में, बेसिकली ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प्स में। ठीक। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद द वायर मैश, वो अपन जाली वाले गेट लगवाते हैं ना बेसिकली मच्छरों के लिए। ठीक। To prevent the entry of the mosquito, such precautions have been more important, especially in the light of recent widespread infections like vector-borne diseases जैसे कि एडीज मॉस्किटो डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये भी आपके मॉस्किटो से ही फैलती है। ओके, द एडवांसमेंट made in biology science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of the vaccines and the immunization programs have enabled us to completely eradicate deadly disease जैसे कि स्मॉल पॉक्स। अब इन्हीं तरीके से हमने वैक्सीन्स भी डेवलप करी है ताकि इम्यूनाइज कराया बच्चों को, तो उस वजह से जो स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी थी वो अब हमारे इंडिया में नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि पोलियो, पोलियो दो बूंद जिंदगी, तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं। ठीक है। डिप्टेरिया, निमोनिया, टिटनेस हैव बीन कंट्रोल्ड, ठीक है, उनको कंट्रोल किया गया है बाय दी वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर अपन ने पढ़ चुका है। ठीक है, वैक्सीन्स किस तरीके से प्रोड्यूस करती हैं ये भी अपन ने पढ़ चुकी है। सो इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड द सेफर वैक्सीन, डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो enabled us to effectively treat infectious disease. So this completes our today's lecture. हमने जितनी भी डिजीजेस थी वो सारी बहुत अच्छे से पढ़ ली है, एक एक लाइन समझ ली है, सब कुछ मैंने बता दिया है। सो इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। Thank you so much. Bye bye.